नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर लाया हूं दोस्तों, ग्रेविटेशन। और ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इन सर जी को तो जानते ही होंगे। किन सर जी की बात कर रहा हूँ दोस्तों? इन सर जी की बात कर रहा हूँ, सर आइजैक न्यूटन की। इनकी तो कहानी बचपन में बहुत बड़ी है दोस्तों कि पेड़ के नीचे बैठे थे और एक फल गिरा। बेसिकली क्या हुआ था, ये हम उनकी कहानी को समझते हैं पहले। देखिए देखिए दोस्तों, एक्चुअली में उस समय क्या हुआ था, एक महामारी फैली हुई थी दोस्तों। जैसे अभी रिसेंटली आफ्टर 2 to 4 ईयर बैक आप देखेंगे कोविड-19 फैला हुआ था, है ना। वैसे उस समय प्लेग फैला हुआ था दोस्तों। प्लेग एक डिजीज है, प्लेग, ठीक है। वायरस वायरस जनित होता है दोस्तों। उसमें क्या होता था, इंसान ना बहुत जल्दी मर रहे थे। ऐसे एक अगर एक गांव में हो जा रहा है, एक शहर में हो जा रहा है, तो पूरा साफ ही हो जा रहा है, मतलब सब लोग की डेथ हो जा रही है। बहुत भयावह दृश्य था वो भी दोस्तों। तो उस जमाने का जो उस जमाने में जो है सर आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको क्वारंटाइन किया गया था। उनको क्या किया गया था, क्वारंटाइन। और उनको क्वारंटाइन एक पेड़ के नीचे किया गया था। और वो पेड़ किसका था? एप्पल का था दोस्तों। पेड़ किसका था? एप्पल का। अब क्या हुआ, वो वहां पे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से हवा चली और वो वहां से एप्पल गिरा दोस्तों। फिर वहां से उनके दिमाग में क्या आया, वहां से उनके दिमाग में आया दोस्तों कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा। वह एप्पल क्यों है, नीचे ही क्यों गिरा दोस्तों। सोचिए, इंसान अगर सवाल करे, इंसान अपने मन से ही सवाल करे, अपने आप से सवाल करे, हर चीज में लॉजिक लगाए, तो उसको एक नया इतिहास रचने का मौका मिल जाता है दोस्तों। तो ऐसे थे हमारे आइजैक न्यूटन साहब, जिनको एक नया इतिहास रचने का मौका मिला दोस्तों। उन्होंने एक चैप्टर ही बना दिया जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जो आज आप हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, बेसिकली अगर आप इसमें फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। रही बात थ्योरी वाले क्वेश्चंस, वो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेकंड डायग्राम दोस्तों, यहाँ पे हम बताएंगे कि अर्थ और मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन है, ये क्या होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, जो हमारे समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, वो किन किन कारणों से होती है। एक तो नीचे भूकंप भी आता है, उसके कारणों से भी होता है। और एक होता है ग्रेविटेशन पुल की वजह से दोस्तों। ग्रेविटेशन पुल भी ऐसा होता है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें आती हैं दोस्तों। क्या होता है, जब अर्थ ऐसे, जब मून मूव कर रहा होता है, एक मून आपको पता है एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून जो होता है, जब अर्थ से रोटेट करता रहता है, तो उसकी ग्रेविटेशन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं दोस्तों। जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से वो पानी की लहरें जो होती हैं ऊपर होने लगती हैं, नीचे होने लगती हैं, बहुत बड़ी टाइड उठती है दोस्तों। इसकी वजह से होता है, ये भी एक ग्रेविटेशन की वजह से होता है। और थर्ड, जब आप फोटो देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें सैटेलाइट की बात किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे, ये वाला सैटेलाइट दोस्तों, जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, जहाँ नासा से अपने साइंटिस्टों को भेजता है। ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है दोस्तों, जहाँ पे लोग जाते हैं, अपना वहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है दोस्तों। जीरो ग्रेविटी की भी हम बात इस वीडियो में कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल जीवन का, जिससे हम स्पेस में जो आगे आने वाले जीवन में जब जाएंगे, तो अब देखिए हमारा जो अब लक्ष्य है ना दोस्तों, बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, इंसानों का। ये कह रहा हूँ कि वो अब यहाँ अर्थ से माइग्रेट करने वाले हैं अब धीरे धीरे मून पे या मार्स पे दोस्तों। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो सर आइजैक न्यूटन साहब ने बता के गए हैं अपने लाइफ में, जिसका आज तक हम लोग उनका यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ पर इतना रिवाइज किया, जैसे आप पता है ये वन शॉट होने वाला है, वन शॉट रिवीजन होने वाला है। पूरा एक ही शॉट में पूरा हम बता देंगे क्या है पूरा कहानी माजरा, ठीक है। बेसिकली रिवीजन चैप्टर है, रिवीजन फॉर्मूला है, तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम में, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाइए, आराम से सुनते रहिए, और आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये गलत तरीका होता है दोस्तों।
अगर पढ़ना है तो सही से बैठ के पढ़िए, अपना मन से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, क्योंकि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हो पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, तो वो नहीं होता है। बढ़िया से मन से बैठेंगे तो आपसे पढ़ाई होगी, ठीक है। चलिए अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना चैप्टर पे बढ़ते हैं। पहले ये वाला पेज डिलीट करते हैं, इसका यूज नहीं हुआ। मैं तो सोचा था पेड़ बनाऊंगा फिर आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलिए अपने पेज पे मूव करते हैं, फोटो को यहाँ करते हैं। अब इस पेज पे मूव करने से पहले ताला को तोड़ते हैं और जादू से हमने जूम कर लिया दोस्तों, जादू से जूम कर लिया। आइए ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा जाए। किसके बारे में दोस्तों? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा जाए। क्या होता है ग्रेविटेशन दोस्तों? दोस्तों खिंचाव, खिंचाव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर आपके सामने देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, देखिए क्या होता है, हर इंसान जो होता है या हर जानवर जो होता है, यहाँ पे हर जीव जो होते हैं वो अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं दोस्तों, अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में अट्रैक्ट हुए हुए हैं। आप बायोलॉजी में लीजिए दोस्तों, जब एल्गी और फंजाई का जुड़ा हुआ, सोचिए वो लोग अलग हैं, एल्गी और फंजाई। फंजाई एक अलग किंगडम है, एल्गी एक अलग किंगडम है, दोनों का मिलाप हुआ और एक नया कॉन्सेप्ट बना, वहां पे लाइकेन बन गया दोस्तों। जुड़ाव है दोस्तों, जुड़ाव, नया नया विकास कर रहे हैं दोस्तों, जुड़ाव, वही तो होता है अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह फॉलो होता है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पे है ग्रेविटेशन दोस्तों, ग्रेविटेशन भी एक तरह का अट्रैक्शन है दोस्तों, जो हम लोग को जोड़ के रखा हुआ है, हर एक प्लेनेट को जोड़ के रखा हुआ। क्या कंसाइज वे में सोचिए, भगवान ने गजब क्या सृष्टि को बनाया है दोस्तों। एक एक अर्थ को किस जगह रखना है, एक मून को कहाँ रखना है, एक मार्स को कहाँ रखना है, एक क्या बोलते हैं मरकरी को कहाँ रखना है, वीनस को कहाँ रखना है, जुपिटर को कहाँ रखना है, उसके बीच में एस्ट्रॉइड लगा दिए हैं। क्या गजब का कॉन्सेप्ट लगाए हैं दोस्तों, क्या नेचुरल, मतलब क्या ही गजब बनाए हैं प्रकृति ने अपने आप को। सन को जो रखा है दोस्तों, सब एक दूसरे से ग्रेविटेशन पुल से दोस्तों जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशन से है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगर किसी का ग्रेविटेशन ज्यादा हो जाएगा किसी भी बाई चांस, तो उस समय जान लीजिए अंत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाते, हम अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बताया था? मान लीजिए एक यहाँ पे मास है, एक यहाँ पे मास है, इन दोनों का डिस्टेंस कुछ है, आर डिस्टेंस है। क्या है? आर डिस्टेंस है। इसका मास मैंने मान लिया m1 है, इसका मास मैंने मान लिया m2 है। अब बताइए इन दोनों पे फोर्स जो है कैसे लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू दोस्तों हम लोग की निकल के आई है कितनी, फोर्स की वैल्यू हम लोग को निकल के आई है कितनी दोस्तों, कितनी दोस्तों, F इक्वल टू, एम, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या है? F इक्वल टू जी m1 m2 और स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं। ग्रेविटेशन जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशन हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर, अपने आप को अट्रैक्ट करना कोशिश करता है, तो अट्रैक्टिव नेचर होता है, ठीक है। एंड सेंट्रल फोर्स एफ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रल दोस्तों। क्या बोला? ये जो फोर्स लगेगा दोस्तों, इस जो लाइन, जो ये लाइन बनी हुई है, आप ये लाइन जो देख पा रहे हैं, इस पे लगेगी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ समझ गए। इट इज ए यूनिवर्सल लॉ, इट इज यूनिवर्सल लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम दोस्तों। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये हर जगह लगता है दोस्तों, यूनिवर्सल लॉ है। आसमान में, पानी के नीचे, तेल में, कहीं भी लगा दो, किसी भी मीडियम में लगा दो, ग्रेविटेशन लगेगा दोस्तों, ग्रेविटेशन लगेगा, ठीक है। आसमानों में भी तो लगता है ग्रेविटेशन दोस्तों। तो आप कहोगे भैया जी वहां पे जो सैटेलाइट में तो वहां ग्रेविटी जीरो होती है। दोस्तों वहां एक स्थिति बन गई है ग्रेविटी जीरो होने की, ग्रेविटी स्थिति हो गई है जीरो होने की। ऐसा नहीं कि वहां नहीं लग रहा, लग रहा होगा, पर वहां पे बहुत कम लग रहा होगा, ठीक है। लग रहा होगा लेकिन बहुत कम लग रहा, ठीक है, समझ गए। जैसे अब क्या होता है, मान लीजिए अगर हम जब मून, जब हम अर्थ पे हैं, यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू जो है जी होती है। क्या होती है? जी होती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी बॉडी को मूव करा ले जाए, मान लीजिए, इमेजिन करिए, आप आंखें बंद करके सोचिए, अपने आप को ले जाइए चंद्रमा पे,
तो वहां पे दोस्तों आपकी जो बॉडी वेट है ना दोस्तों, वहां पे जो ग्रेविटी यहाँ पे जो आपकी जी फेस हो रही थी वहां पे G/6 फेस होगी। मतलब आप उछड़ने लगोगे इसी बॉडी वेट पे, आप अपने आपको उछड़ने लगोगे, तो मतलब वहां पे ग्रेविटी कम हो गई। ये नहीं कह सकते कि वहां नहीं लग रही है दोस्तों, लेकिन कम लग रही है। ठीक है, ऐसे वहां पे भी है, समझ गए। जब सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, एक वैल्यू है कैपिटल जी दोस्तों, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दोस्तों। इसका डायमेंशन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसका अगर याद कर लें तो बेहतरीन है, लेकिन याद ना करें तो ज्यादा निकालने का कंसेप्ट सीखें, निकाल कैसे निकाला जाता है, तो मैंने ये निकालने वाला यूनिट एंड डायमेंशन में बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इट एक्सप्रेस फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट मासेस, किसमें, दो पॉइंट मासेस पे लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। दोस्तों हम उसी को ग्रेविटी बोलते हैं जो हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है और अर्थ है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो लग रहा है दोस्तों वो उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, वो ग्रेविटी फोर्स होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, इफ इन क्वेश्चंस गिवन टू आइडेंटिकल सेम मास या डेंसिटी, सेम मास और डेंसिटी placed in constant sphere of radius r, then relation between f and r दोस्तों क्या है दोस्तों, मान लीजिए ऐसे दो बॉडी मास दिया हुआ है। ठीक है, इनका मास क्या है, सेम है, इनका मास क्या है, सेम है। ठीक है, या इनका डेंसिटी क्या है, सेम है। अगर मास सेम होता है तो दोस्तों एफ इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ये आप रिलेशन पढ़े होंगे। लेकिन अगर डेंसिटी सेम हो गया दोस्तों, अगर डेंसिटी सेम हो गया तो एफ इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 4, आर की पावर 4। समझ गए, अगर डेंसिटी के टर्म में दिया है, मान लीजिए वो क्वेश्चन में बोला है डेंसिटी सेम है, तब वहां पे आप क्या बोलेंगे, एफ इक्वल टू आर की पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं अपना पेन की साइज थोड़ा ठीक कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा आज मोटा लिख रहा है। अभी देखो, ये सही है दोस्तों, ये सही है। चलिए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 10th पॉइंट जो है बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है, फाइंड वी, वी फाइंड करिए क्या है। जैसे मान लीजिए एक है यहाँ पे मास m और एक मास है यहाँ m। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पे क्या है, ये दोनों बराबर हैं। क्या है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो एक तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक तरफ लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स। क्या लगेगा, एक तरफ मैंने बोला अगर ये रोटेट कर रहा है, नहीं सॉरी 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 दोस्तों, एक ही मास है जो रोटेट कर रहा है, एक ही मास है जो रोटेट कर रहा है। मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे सन मान लीजिए, सन एक पॉइंट है, हमारा अर्थ उसके चक्कर, उसका चक्कर लगा रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो वो चक्कर जो लगा रहा है दोस्तों, वो चक्कर जो लगा रहा है एक फिक्स पॉइंट पे लगा रहा है। ठीक है, अब जब लगा रहा होगा तो उसके बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी उसमें बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी। अगर जो बाहर लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, और अंदर जो लग रहा है दोस्तों अट्रैक्टिव नेचर होता है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन, और बाहर कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो G m² m1 m2 स्क्वायर एम स्क्वायर बोलेंगे अपॉन में 4r²। ठीक है, 4r² हो जाएगा, और यहाँ पे mv² अपॉन में r²। जब दोस्तों इसका करेंगे, मान लीजिए एक यहाँ पे डिस्टेंस है r, r t हो जाएगा 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² आएगा कि नहीं आएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई आर होता है, तो mv² बाई आर।
जब यहाँ से काटेंगे दोस्तों, एम एम से कट जाएगा, तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट जी एम बाई आर, रूट में मतलब 1/2 रूट में जी एम बाई आर होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, एफ नेट दोस्तों, मान लीजिए एक यहाँ पे पॉइंट है, उस पे हर जगह से फोर्स लग रही, एफ नेट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn होता है। फिर एक पॉइंट लिखा है दोस्तों, इफ एनी सिमेट्रिकल शेप ऑफ मास m is put in a center then its gravitation force is 0। क्या बोला, अगर कोई सिमेट्रिकल शेप है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, एक गोला है, कोई सिमेट्रिकल शेप का है दोस्तों, अगर हम उसके पॉइंट पे हम अपना एक मास रख दे रहे हैं, उसकी ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या होगी, फोर्स वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर की बात करेंगे दोस्तों। फोर्स ऑन मास m एट सेंटर इज 0। जैसे यहाँ पे सेंटर पे है दोस्तों, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इफ मास m इज प्लेस्ड इज एनीवेयर इनसाइड द, अगर मास m को कहीं भी रखा जाए इनसाइड द स्फीयर, देन नेट फोर्स 0 ऑन मास m। मान लीजिए कहीं भी इनसाइड में रखा जाए, कहीं भी रख दिया जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसका, जो दोस्तों 0 हो जाएगा। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है दोस्तों, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये क्या होता है, द स्पेस अराउंड द बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जो स्पेस है दोस्तों जिसपे बॉडी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लिखते हैं E इक्वल टू एफ बॉन्ड में मास, यूनिट मास होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं क्या, ई से, ई बराबर होता है फोर्स अपॉन में यूनिट मास, फोर्स अपॉन में यूनिट मास। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे जब हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे फोर्स अपॉन में यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन में यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो क्लास 12th में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फोर्स अपॉन में यूनिट चार्ज, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स अपॉन में यूनिट मास होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द पॉइंट मास की वजह से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट मास है, उसकी वजह से होगा E इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द मास की तरफ दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑलवेज टुवर्ड द मास की तरफ होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, ई नेट बराबर होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर, मतलब प्लस में En तक जाता है। ऐसे ही और सिमेट्रिकल मास के लिए ई नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 0 होता भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नोट, ग्रेविटेशनल फील्ड ई स्मॉल मासेस के टर्म में शिफ्ट होगा ऑलवेज। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा स्मॉल मास की तरफ शिफ्ट होता है दोस्तों। अब अगर हम मान लीजिए एक यहाँ पे पॉइंट है, एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ शिफ्ट होगी, तो जहाँ स्मॉल मास की तरफ होगा तो उसी तरफ शिफ्ट होगा, तो मतलब 10 मास की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वन, ग्रेविटेशनल फील्ड वन बराबर ग्रेविटेशनल फील्ड टू के कर लेंगे, ठीक है। दरअसल यहाँ पे दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वहां ई से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ भी ई से, वहां भी, तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे आप ई ही ले लीजिए, क्योंकि मैंने लिखा है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ई या जी कुछ भी,
लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 1 बराबर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 2 कर देंगे, तो वहां पे डिस्टेंस का एक मान लीजिए टोटल डिस्टेंस क्या है, एल है, तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है तो एल माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अगर मेंटॉस जिंदगी लगाना है, मेंटॉस जिंदगी एक महान सर ने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आएगी, तो उस पॉइंट का वैल्यू निकालना है। एक्स बराबर होता है अंडर रूट में मास वन जो होता है छोटा मास की वैल्यू होगा। ठीक है, तो अंडर रूट में छोटा मास, फिर अपॉन में अंडर रूट में छोटा मास प्लस अंडर रूट में बड़ा मास इंटू आर, आर जो उसका डिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, ये कब लगेगा दोस्तों, जब दोनों मास जो हैं दिए रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे लगेगा दरअसल में, तो वहां पे उस पॉइंट का उस पोजीशन पता लग जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक मास है, एक कोई मास है, कोई प्लेट है जो टेढ़ा मेढ़ा सा है। अब वहां क्या उसका हम कुछ पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे वो एक मास काट रहे हैं, छोटा सा मास डीएम मास। ठीक है, आप एक चीज बात करिए, अगर यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होल मास सिस्टम आ जाएगा नहीं, तब छोटा सा मास लेके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा होल मास सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां डीई बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं जी डीएम बाई आर स्क्वायर होता है। जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे ई नेट जो आएगा अंडर रूट मतलब ई नेट बराबर आएगा इंटीग्रेट जी डीएम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, वो तो इरेगुलर बॉडीज के लिए हो गया, ये किसके लिए है, इरेगुलर बॉडीज के लिए, कोई भी इसके शेप का हो तो इस यहाँ पे फॉर्मूले में लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक रेगुलर शेप का है, जैसे रॉड है, एक रॉड दिया हुआ है, कुछ पॉइंट, एक पॉइंट है पी पे, तो वहां से लेके अगर हम उसके ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं एक छोटा सा मास डीएम लेके, तो उसका क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां पे आ जाएगा दोस्तों, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई इक्वल टू जी एम अपॉन में ए प्लस ए ब्रैकेट में ए प्लस एल, क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बराबर जी इंटू एम अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल, ये एल क्या है दोस्तों, एल इसका टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले क्या होता है, ताला को तोड़ेंगे और इसे हम जूम करेंगे। आइए आइए दोस्तों आइए, क्या है, फोर्स ऑन मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स ऑन मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लीजिए एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पे मास है एम और इसी की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन में मास होता है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा एम इंटू ई, एम इंटू ई, ई क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक आर्क, एक मान लीजिए आर्क के शेप में हमने एक शेप काटा, एक आर्क के शेप में हमने मास को काटा। ठीक है, अब उसकी पूछ रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीएम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू टू साइन पाई बाई टू, क्या बोला, जीएन अपॉन में आर स्क्वायर इंटू टू इंटू साइन पाई बाई टू। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए हम उसको हम सेमी सर्कल से निकालते हैं, तब वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होगा, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी ई इक्वल टू टू जी एम पॉन में पाई आर स्क्वायर, ई इक्वल टू टू जी एम पॉन में पाई आर स्क्वायर। दोस्तों या आप इसे याद कर लीजिए या आप निकालना सीख लीजिए, हम तो कहेंगे याद कर लिए क्योंकि ये एज इट इज नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेट है, उसे कोऑर्डिनेट से हम काट रहे हैं एक छोटा सा मास को, तब वहां पे आएगा ई इक्वल टू रूट टू इंटू जी एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्या बोला, ई इक्वल टू रूट टू इंटू जी एम वन में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक अगर पढ़ लिए हैं तो आइए हम सर्कुलर रिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग
एट अ पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए एक रिंग लिया है, एक क्या है, रिंग लिया है, कुछ पॉइंट पी पे, कुछ पॉइंट पी पे हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं। इसकी क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो दोस्तों वहां पे आएगी E इक्वल टू जी एम अपॉन में एम। एम क्या है, कैपिटल एम जो है ये इसका मास है, E इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू एम, सॉरी, E इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू थ्री, पावर में 3/2। क्या बोला, फिर से सुनिए। मान लीजिए यहां से आर डिस्टेंस पे लिया, ठीक है, समझ गए, और इसका रेडियस क्या है, आर है, रिंग का क्या रेडियस है, आर है। कुछ पॉइंट पी पे हमने इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाला, तो वहां पे आएगा ई इक्वल टू जी एम आर, आर क्या है उसका डिस्टेंस अपॉन में आर जो है उसका डिस्टेंस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इनटू पावर में 3/2 होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम क्या निकालना है, मैक्सिमम यहाँ पे ये निकालना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मान लीजिए क्या रख लें, आर की वैल्यू क्या कर ले, क्या कर ले, 1 के बराबर कर दे, तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो अब यहाँ पे 2 GM अपॉन में 3√3 r² हो जाएगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा दोस्तों, r/√2 पे मैक्सिमम आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा। इफ आर एट अ सेंटर, अगर आर जो है ये पॉइंट जो है अगर सेंटर पे पहुंच जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑफ हॉलो स्फेयर, क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म स्फेरिकल ऑफ हॉलो स्फेयर। एक मान लीजिए हॉलो स्फेयर लिया, क्या लिया, हॉलो स्फेयर लिया है, कुछ रेडियस आर का लिया है और कुछ पॉइंट पी पे लिया है, ठीक है, ठीक है, आउटसाइड है पॉइंट आर का, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर आउटसाइड है तो मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है, ठीक है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, ठीक है। अगर इन साइड की बात करें, यूनिफॉर्म स्फेरिकल या हॉलो स्फेयर की बात करें इन साइड में, मतलब आर इज लेस देन आर होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट है अंदर, हॉलो स्फेयर के अंदर की पॉइंट की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी एट ऑल पॉइंट इन साइड। लेकिन अगर सरफेस पे हो जाएगी, अगर सरफेस और जो जो बाहर पे होते हैं, सरफेस और जो बाहर पे होते हैं उसके बराबर रेडियस के बराबर होती है, ठीक है, सॉरी मतलब अगर आउटसाइड होता है तो कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर के स्क्वायर के बराबर, अगर सरफेस पे होगी तो कैपिटल आर के बराबर होगी, जो हॉल स्फेयर का रेडियस होगा, ठीक है। ई इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होगा। अब इसका जो ग्राफ बन के आता है दोस्तों, ये ग्राफ बन गया, तो मान लीजिए कि स्फेयर बना दिया हॉलो स्फेयर, और यहाँ से देखेंगे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पहले तो इन साइड की बात करेंगे, इन साइड में डिपेंड ही नहीं करेगा, पर आउटसाइड जो होता है इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका रियल डायग्राम देखेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से बन के आएगा, कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये तो हमने पॉजिटिव साइन मान के कर लिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है पॉजिटिव साइन मान के कर लिया, लेकिन अगर जो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा हम वेक्टर में फॉर्म में करें मान के, तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे ऐसा कुछ डायग्राम बन के आएगा, ये जो इसका ग्राफ बन के आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर दोस्तों, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस है। अगर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर ले जा रहे हैं, आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब स्मॉल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब सारा सारा का सारा मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। क्या एज्यूम करेंगे, ये सारा का सारा मास है सेंटर पे होगा, ठीक है। ई नॉट इक्वल टू जी एम बॉन में आर स्क्वायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। आउटसाइड स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, चलिए इसी में ही
मान लीजिए दोस्तों केस सेकंड ले रहे हैं, एट अ सरफेस पे, अगर सरफेस पे ले रहे हैं तो रेडियस के बराबर आ जाएगा, ई इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए केस थर्ड में ई इक्वल टू, अगर इनसाइड ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ले रहे हैं तो आर इज लेस देन आर, आर इज लेस देन आर है, तब वहां पे दोस्तों ई इक्वल टू जी एम आर अपॉन में आर क्यूब होगा। क्या बोला? जी एम आर इंटू स्मॉल आर इंटू अपॉन में आर क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। अगर सेंटर पे ले रहे हैं इस आर इक्वल टू जीरो पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम ये आएगा, ग्राफ आएगा। अगर मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं तब वहां पे जो आएगा ये रियल वाला डायग्राम होगा, ये रियल वाला ग्राफ होगा, ठीक है। पहले तो इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन साइड वाला हो गया, ये आउटसाइड का हो गया, ठीक है। इन साइड में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये आप देख पा रहे हैं इन साइड में सॉलिड स्फीयर में, इन साइड में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, ठीक है। फिर इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर एच पी, वन बाई आर स्क्वायर क्या होता है, आर एच पी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस पे अगर हम बात करें तब क्या होगा, तो वहां पे जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आएगी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होती है। क्या आती है? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की। अब अगर हम इन सब की वैल्यू रखें, मान लीजिए जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और एम की वैल्यू रखें मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ रखें, तो जी की वैल्यू अप्रोक्स में जो आ रही है हम लोग की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि हम 10 मीटर पर सेकेंड मान के हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। रेडियस दिया है 64,000 समथिंग है और मास जो है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है, ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। चलिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर मान लीजिए जी को निकालना है डेंसिटी के टर्म में, मान लीजिए जी इक्वल टू क्या मैंने बताया फॉर्मूला, जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है। मान लीजिए अब मास ना देके डेंसिटी दिया है, तब मास को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डेंसिटी को, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होती है, होती है कि नहीं होती है, होती है। तो यहाँ से मास लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हम लोग का अर्थ क्या है दोस्तों, सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर है। इसका वॉल्यूम जो होता है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जी जो होता है, इस जो जी की होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के वैल्यू के बराबर आ जाता है, ठीक है। समझ आ गया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ नए पॉइंट की। कुछ नए पॉइंट क्या है दोस्तों, वेरिएशन इन एसिलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण क्या एसिलरेशन, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन होती है जब कुछ हाइट पे जाएं या कुछ हाइट के नीचे जाएं। मान लीजिए एक अर्थ है, यहाँ पे अर्थ, मान लीजिए एक प्लेनेट है अर्थ, अर्थ से अगर हम कुछ हाइट एच पे ऊपर जाए तो अर्थ जो जी की वैल्यू होगी बढ़ेगी कि घटेगी। अगर मान लीजिए अर्थ के नीचे कुछ जाएं हम, एच हाइट अंदर, या मान लीजिए डी हाइट अंदर, कुछ डेप्थ अंदर जाएं, डी डेप्थ, तब वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा बोथ केसेस में, या अर्थ के ऊपर जाइए या अर्थ के नीचे जाइए, या आप अर्थ के ऊपर जाइए या अर्थ के नीचे जाइए, दोनों केसेस में जी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, डिक्रीज करेगी। जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, एट अ डेप्थ एच, मान लीजिए डी, बिलो द अर्थ सरफेस, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, मतलब क्या क्या हम वेरिएशन पढ़ेंगे, पहले एट हाइट एच पे पढ़ेंगे, फिर एट अ डेप्थ पे डी पे पढ़ेंगे, और ड्यू टू शेप, अर्थ का जो शेप है ओवल शेप होता है दोस्तों, कुछ अंडा आकार, उसके कारण क्या होता है, और जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, जो रोटेट कर रहा है अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन में चेंज आएगा, किस तरह से आएगा, चार चेंजेस हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला, हम ये पढ़ रहे हैं एट अ हाइट एच अबव पे जा रहे हैं, तब अर्थ, तब जी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा।
मान लीजिए अर्थ हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर होता है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये अर्थ है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए ये रेडियस है आर, इसका अर्थ का, और ये हाइट एच पे हम जा रहे हैं। अगर इसमें सरफेस पे रहेंगे तो जी की वैल्यू जो होगी जी रहेगी, अर्थ की जो जी की वैल्यू रहेगी जी के बराबर होगी। लेकिन अगर ऊपर जा रहे हैं तो वहां जी की वैल्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी, वो जी से कम आएगी, जी से क्या आएगी, कम आएगी, कम। ठीक है, कम। ठीक है। अब कैसे कम आएगी दोस्तों, जैसे जी डैश बराबर होता है जी अपॉन में 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हमेशा लगेगा, ये हमेशा वैलिड है। ठीक है। अगर मान लीजिए हाइट ज्यादा लंबे के लिए दे दिया है, छोटे लंबे के लिए हमेशा लगा सकते हैं, हर जगह वैलिड है। जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल हाइट दिया है, हाइट बहुत छोटी दी हुई है दोस्तों, तो वहां पे जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन में आर। क्या बोला, जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन में आर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जी आर स्क्वायर बराबर जी एम हो जाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये कैसे आया, जी बराबर होता है जी एम बार में आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर जो है इधर चला गया, तो जी एम बराबर क्या आ गया, जी आर स्क्वायर होता है। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं, एट अ डेप्थ, अगर हम अर्थ के नीचे जाएं, डी हाइट पे नीचे जाएं, डेप्थ पे जाएं, बिलो द अर्थ सरफेस, तब क्या होगा। तो वहां पे दोस्तों जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 - d/r होता है। क्या होता है, जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 - d/r होता है। अगर यहाँ पे जी और यानी डी, ये डी जो है डेप्थ और एच में रिलेशन निकालें, डी बराबर होता है 2h, डी बराबर होता है 2h। ठीक है। कितने डेप्थ के अंदर जाएं कि वो हाइट के जो है ग्रेविटेशन के बराबर हो जाएगी, तो डी बराबर 2h जाना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन एच एंड डी हो जाएगा। ठीक है। एट सेंटर ऑफ आर, अगर मान लीजिए अर्थ के एकदम सेंटर पे पहुंच गए, अर्थ की क्या कह रही है, एकदम सेंटर पे पहुंच गए, तब यहाँ आर बराबर जीरो पे, तो वहां पे जी डैश जो होगा दोस्तों जीरो लगेगा। क्या लगेगा, जीरो लगेगा। समझ गए दोस्तों, अर्थ के एकदम सेंटर में पहुंच गए, अंदर घुस गए, तो वहां पे जो जी डैश लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले क्या होता है, ताला तोड़ेंगे, जूम करेंगे। ठीक है। अब तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। मान लीजिए अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से क्या वेरिएशन होता है दोस्तों। क्या आपको पता है, जो अर्थ जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है, इक्वेटर पे कम होती है एज कंपेयर टू द पोल दोस्तों, एज कंपेयर टू द पोल। पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। तो हमें याद आ रहा है एक बात दोस्तों, क्या याद आ रहा है, एक सर ने बोला था, क्या बोला था कि एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए हम किस जगह से सोना खरीदें और किस जगह बेचें जहां हमारा फायदा होगा दोस्तों। ग्रेविटी की मदद से हम किस जगह सोना खरीदें और कहाँ पे बेचें सोना हमारा फायदा होगा। मान लीजिए ग्रेविटी यहाँ पे कम लग रही है, कम लग रही है कि नहीं। अगर मैं इक्वेटर से सोना को खरीदता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने 1 किलो सोना खरीदा, 1 किलो यहाँ सोना खरीदा ग्रेविटी पे, मतलब इक्वेटर पे, सॉरी इक्वेटर पे आके मैंने 1 किलो सोना खरीदा, और इक्वेटर से मैं गया पोल पे फ्लाई करके, एरोप्लेन से मैं चला गया पोल की तरफ, अर्थ की पोल की तरफ, और वहां के लोगों को मैंने 1 किलो सोना बेचा। आपको पता है सोना के दाम तो हर जगह वैसे ही है। अब वहां पे जब जाएंगे, अर्थ जब वो तौलेगा, वेट करेगा, तो वहां पे जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वहां पे थोड़ा ज्यादा आएगी, मतलब वहां हमारा सोना जो होगा 1.2 kg हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। मान लीजिए कुछ बढ़ गया, और कुछ बढ़ गया तो पैसा ही पैसा। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए, ये सब मोह माया है दोस्तों, पहले हम पढ़ाई करते हैं, मोह माया में नहीं पढ़ते हैं, वो सब बात की बात है। जब बड़े बन जाना तो बिजनेस करना है। ठीक है। बता दिया है, ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है। ठीक है। अब देखिए, जी और आर में रिलेशन दोस्तों, जी और आर में रिलेशन पहले इन साइड में अर्थ में डायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे, सॉलिड स्फीयर है तो जी इन साइड में क्या होता है, जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, सॉरी आर क्यूब होता है, आर क्यूब होता है।
आर क्यूब होता है, ये हम लोग तो पढ़ के आ गए हैं ना। कहाँ पढ़े हैं? नेक्स्ट पेज में ही पढ़े तो हैं। कहाँ पढ़े? आइए दिखाते हैं सॉलिड स्फीयर में, इनसाइड में। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन इसका रियल ग्राफ अगर देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड की बात करें, और रियल ग्राफ देखोगे दोस्तों तो कुछ इस तरह ग्राफ बन के आता है। ठीक है, मतलब उल्टा अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में ले लेंगे तो ऐसे बन के आएगा। ठीक है, ये सही ग्राफ है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आप ज्यादा फोकस करिए यहाँ पे, ग्रेविटेशन में। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड। अब एक नोट पॉइंट आ गया, कितने का नोट है दोस्तों? 10,000 का। वेन यू वेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जी कीप्स इंक्रीजेस। ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट अपना है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड। दोस्तों मान लीजिए हमारा क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है एम आर, और उस पर कुछ फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल जिसे बोलते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कुछ अंदर फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से जी इफेक्टिव वैल्यू निकल के आएगी क्या दोस्तों? जी डिफेक्टिव बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। क्या बोला है? जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो इक्वेटर होता है वहां पे फाई की वैल्यू जीरो होती है। वहां फाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ये देखिए, एट इक्वेटर फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। ये ये फाई की वैल्यू जीरो। एट पोल और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। यहाँ पे ये मान लीजिए पोल है, ये पोल है और ये इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है और ये पोल है। पोल पे कैसी हो गई? 90 डिग्री। इक्वेटर पे कैसे हो गई? 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर जीरो लगाओगे यहाँ पे, मान लो जीरो पुट कर रहे हो, तो कॉस जीरो क्या होती है? कॉस जीरो मैं आपको वेक्टर में पढ़ा के आया हूँ, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। जब उसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो जी इफेक्टिव आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। किस केस में आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है आपका इक्वेटर के केस में। ये किस केस में आ रहा है? इक्वेटर केस में। लेकिन अगर cos फाई की वैल्यू दोस्तों, फाई की जगह हम 90 रखें, तो अगर 90 रखोगे cos फाई, अगर cos 90 रखोगे तो cos 90 हमने यू वेक्टर में ही बता दिया था दोस्तों, जीरो होता है। cos 90 जीरो होता है, तो जीरो की स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे इन जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, जी फैक्टिव जी के बराबर आएगा। मतलब दोस्तों अगर जी में से कुछ माइनस कर दो, अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू जी है, कुछ मान लीजिए ग्रेविटी जी है, उसमें से कुछ माइनस कर दो तो उसकी जी की वैल्यू कम होती है। मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी और पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट, जी फैक्टिव इज नॉट टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। जी फैक्टिव टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ नहीं है दोस्तों, एंड नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड एट अ प्लेस, और वो डाउनवर्ड भी नहीं है प्लेस के। ठीक है, इसलिए जी फैक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था, जो जी की वैल्यू है इक्वेटर पे वहां पे डिक्रीज करेगी, और जी की वैल्यू है पोल पे वहां पे इंक्रीज करेगी। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, रोटेशन ऑफ अर्थ डिक्रीजेस द जी की वैल्यू। अगर अर्थ रोटेट कर रही तो इसका मतलब जी की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है दोस्तों। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जी डैश बराबर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई पाई ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, एट इक्वेटर पे फाई बराबर जीरो, तो जी बराबर हो जाएगा जी, जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि 9.78 आएगा। मतलब 9.98 से, जो 9.98 की वैल्यू होती है वहां पे कम आएगी। 9.8 होती है आई थिंक समथिंग, तो 9.8 से कम आ रही है, तो 7 आ जा रहा है, तो वहां पे कम हो। ठीक है, और एट पोल पे जो होगी 590 रखोगे तो जी बराबर जी आ जाएगी, तो यहाँ पे जी फैक्टिव जो होगा 9.8 ही रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ऑन चेंजिंग रोटेशन ऑफ स्पीड अर्थ जी चेंजेस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पोल। दोस्तों
पोल पे रोटेशन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है दोस्तों। क्या बोला? ऑन चेंजिंग रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ की रोटेशन स्पीड चेंज कर रहे हैं दोस्तों, जी की वैल्यू चेंजेस होगी, हर जगह जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर हम अर्थ का रोटेशन स्पीड चेंज कर रहे हैं, हर जगह जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हर जगह जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी? वो है पोल, क्योंकि वहां पे जी फैक्टिव जो कास्ट जी फैक्टिव जी के बराबर आएगी, ठीक है। तो वहां पे किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, तो वहां पे जी फैक्टिव जी के बराबर होगी, इसलिए वहां पे कांस्टेंट रहेगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए वो दोस्तों, नोट पॉइंट की बात करते हैं। टाइम पीरियड आप तो पढ़ के आए हैं बचपन में, टाइम पीरियड बराबर तो 2 पाई अंडर रूट में आर ई बाई जी होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू अपॉन में ग्रेविटेशन। जब जी और आर की वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो समथिंग समथिंग अर्थ का जब रोटेशन जो होता है, जब ये रोटेट करके आता है, तो वो कितना समय लेता है दोस्तों, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 84 मिनट दोस्तों, 84 मिनट वो रोटेट करने में उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और वहां पे 84 मिनट मतलब 1.4 हार लगता है, ठीक है, 1.4 हार लगता है, ठीक है। जी बराबर जी आर ओमेगा स्क्वायर होता है वहां पे, ठीक है। इफ डिफरेंट ऑफ जी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर इज 1/5, अगर हमें इसका डिफरेंस निकालें, इक्वेटर से पोल का जो डिफरेंस निकालें, तो जी के डेल्टा जी यहाँ पे जो आएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आएगा 1/2 और 0.5 आता है, ठीक है, 0.5 आता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये सब नहीं पूछता दोस्तों, जो पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ये टाइम पीरियड नोट याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि टाइम पीरियड कितना लगता है, टाइम पीरियड लगता है 84 मिनट या 1.4 हार लगता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोस्तों। किसका नाम है? क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। मान लीजिए एक मास है m, उसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है, तो इस पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क करेगा? तो यहाँ पे आता है potential at a point v is equal to work external upon work done external from b to a to sorry work external from a to b अपॉन में मास से डिवाइड कर दोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ना था यहाँ पे, बस ये कॉन्सेप्ट वर्क एक्सटर्नल अपॉन में मास पढ़ना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करना है। अब यहाँ पे आइए ये बात करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v ड्यू टू द पॉइंट मास। मान लीजिए एक पॉइंट मास है, और एक पॉइंट मास है और r डिस्टेंस पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? v इक्वल टू माइनस में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, माइनस सॉरी आर स्क्वायर नहीं हो, माइनस में जी एम अपॉन में आर होता है, अपॉन में आर होता है। एट पॉइंट पी पे जी एम, ये वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आएगा जी एम अपॉन में आर होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होता है? इलेक्ट इसके वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। आइए बात करते हैं एक नए पॉइंट की। अगर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, मान लीजिए एक पूरा सिस्टम है, कई मास है, m1 m2 m3 mn तक है, तब वहां पे वी नेट निकालना, vn प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn तक जाएगा, ठीक है। वी वी वेक्टर क्वांटिटी अगर मान लीजिए ले रहे हैं, किसमें, सॉरी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेना था, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेना था, क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये गलत मान लीजिएगा, यहाँ पे v होगा, ये क्या है? पूरा v है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। V ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, एट पॉइंट P है और कुछ डिस्टेंस x है और इसका रेडियस r है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जब निकलेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सबको निकालना आता है दोस्तों। तो वहां पे जब ये डिस्टेंस आ गया, ये इसका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आएगा माइनस में जी एम अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एट अ सेंटर मान लीजिए ये एक्स पॉइंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, एक्स पॉइंट जीरो होगा, तो वहां पे बी सी बराबर हो जाएगा माइनस में जीएम बाई आर, माइनस में जीएम बाई आर, रिंग के सेंटर पे
होगा, रिंग के सेंटर पे होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई होप यहाँ तक कलर एकदम चौकस। सही है, सही है भाई। हाँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द हॉलो स्फेयर और स्फेरिकल सेल की बात करेंगे। मैंने वेक्टर क्यों लगाया दोस्तों, वेक्टर नहीं होगा। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेयर और स्फेरिकल सेल की बात करेंगे दोस्तों। मान लीजिए एक हॉलो स्फेयर है, उसका रेडियस आर है, मतलब आउटसाइड की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर आउटसाइड ले रहे हैं, यहाँ पे आउटसाइड लेंगे तो आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आएगा आउटसाइड में v इक्वल टू माइनस जी एम में आर, माइनस जी एम अपॉन में आर होगा। लेकिन अगर सरफेस पे लेंगे तो यहाँ पे सरफेस पे आएगा आर, मतलब आर बराबर आर हो जाएगा, आर बराबर आर, तो यहाँ पे माइनस में जी एम अपॉन में आर होगा, कैपिटल आर। ठीक है। अगर इन साइड में ले रहे हैं, अगर हॉलो स्फेयर की इन साइड में ले रहे हैं, इन साइड वाला भी बराबर होगा इस सरफेस पे। हॉलो स्फीयर के केस में पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इन साइड और सरफेस पे बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और हॉलो स्फीयर पे इन साइड और सरफेस पे दोनों पोटेंशियल बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, माइनस जी एम पॉइंट में आर। लेकिन यही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इन साइड में हॉलो स्फीयर के जीरो हो जाता है। ठीक है, कंपेयर करते रहिएगा, कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, ये इसका ग्राफ कुछ बन रहा है। अगर इन साइड में जा रहे हैं तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। और अगर आउटसाइड में है तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसके, नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैं सोच रहा था दोस्तों कुछ छूट तो नहीं है। हॉलो स्फेयर और स्फेरिकल सेल, मान लीजिए एक एक हॉलो स्फेयर है और एक और ये हॉलो स्फेयर है। इन दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। तो अगर आउटसाइड में यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो VA जो निकालेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट है A, तो V1 प्लस V2 माइनस में जी एम आर ए माइनस में जी एम टू अपॉन में आर ए ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड का रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब सॉरी पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल वन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू, जब निकालेंगे तो माइनस जी एम वन अपॉन में आर वन, और यहाँ पे लेंगे जब जी एम आर एम एम माइनस में जी एम एम टू अपॉन में आर बी किसका है रेडियस, इसका है, बी इसका। ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ तक समझ में गया आपको। एक पॉइंट सी ले रहे हैं दोस्तों, एक इसके भी अंदर जा रहे हैं वी, तो वहां पे वी ग्रेविटेशन पोटेंशियल वन प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू, इनसाइड में उतना पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पर होगा, मतलब इनसाइड में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा। माइनस में जीएम अपॉन में R1 प्लस माइनस में जीएम M2 अपॉन में R2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये एक क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने यहाँ पे करा दिया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे दोस्तों। सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर की। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन हम कर देंगे। ठीक है, पहला केस, पहला केस अगर मान लीजिए आउटसाइड ऑफ द पॉइंट ले रहे हैं, तब क्या होगा। आउटसाइड ऑफ द पॉइंट ले रहे हैं, मतलब आर इज मच मच, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग को प्यार जैसे दिखे। मान लीजिए आर इज ग्रेटर देन आर है, तब इस केस में दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाता है माइनस जी एम, माइनस में जी एम अपॉन में आर हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन साइड वाला। ग्रेविटेशनल फील्ड इन साइड में अगर निकाल रहे हैं, माइनस में जी एम, माइनस में जी एम अपॉन में आर क्यूब, माइनस में जी एम अपॉन में आर क्यूब होता है, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में थ्री आर स्क्वायर बाई टू माइनस में 1/2 आर स्क्वायर होता है। समझ गए, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ये डायरेक्ट ही पूछता है दोस्तों, ये डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। जीएम अपॉन माइनस में जीएम अपॉन में आर क्यूब, ब्रैकेट में क्या होता है 3/2
आर स्क्वायर अपॉन में 3/2 आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर जो इसका होगा किसका, सॉलिड स्फीयर का, माइनस में 1/2 स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और बढ़िया पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऊपर ऊपर की ही तरफ, ऊपर ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे। ये देखिए क्या है, मान लीजिए ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये है रेडियस आर। अगर इन साइड स्फीयर की बात कर रहे हैं तो रियल वाला डायग्राम तो ये होगा, मान ले मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो ये होगा, लेकिन रियल वाला तो ये होगा, ऐसे कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन उसमें ले रहे हैं तो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और सेंटर पे और सरफेस पे, सेंटर और सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है सॉलिड स्फीयर में 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस का हो जाती है। क्या बोला, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होता है 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस पे, 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। बोथ वी और जो ग्रेव शुड के ऑन वाई एक्सिस, कहाँ रहेगा, वी और जी के कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड ई एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल आर, ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल आर होता है। या मान लीजिए ऐसे निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एक्स एक्सिस पे तो माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना है तो वाई एक्सिस में माइनस डी वी वाई अपन डेल वाई, डेल डेल वी वाई अपन डेल वाई डेल एक्स डेल वी अपॉन में डेल वाई, और जेड एक्सिस पे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड तब वहां पे होगा डेल वी अपॉन में डेल जेड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है नेगेटिव होता है, यह पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे बोलते हैं। ग्रेडियंट का टर्म मैंने आपको बताया था कहाँ पे होगा, मान लीजिए पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसी का हम डीवी अपॉन में ई माइनस डीवी आर कर दें, मतलब अब इस चीज को हम उठा के यहाँ कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस में ग्रेविटेशनल फील्ड, ई इक्वल टू माइनस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू डी आर। अगर मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल है, अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वेरिएबल है, तब उस केस में दोस्तों वेरी कर रहा है किसमें, पोजीशन के टर्म में, उस केस में डीवी बराबर होता है माइनस में ई डी आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है वी, डे वी बराबर होता है माइनस में इंटीग्रेट ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी डेल्टा वी बराबर हो जाएगी माइनस में ई एक्स डी एक्स, लिमिट लगेगा दोस्तों एक्स का, ई वाई डी वाई, वाई का लिमिट ई जेड डी जेड लगेगा। यहाँ पे ई का क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ये किसका होता है एनर्जी, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम को होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम सिंगल पॉइंट के लिए नहीं डिफाइन कर सकते, हम सिंगल पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते। ये डिफाइन होता है दो मास का ही, वो दो मास का ही डिफाइन होता है, उसके चेंज का होता है। ठीक है, समझ गए। वर्क डन फाइन माइनस में वर्क ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रू। ठीक है, वर्क डन ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको बताया है। इफ प्रोसेस इज स्लो, अगर प्रोसेस इज वेरी स्लो हो रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है, मान लीजिए वहां पे v की वैल्यू जीरो है तो वहां पे डेल्टा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा जीरो। तो वर्क डन वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एब्सेंट, पर वहां पे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एब्सेंट होगा तो वहां पे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अब पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला आ रहा है, ये पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ टू पार्टिकल है, एक m1 मास है, m2 इसका डिस्टेंस r है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, U बराबर होगा माइनस जी एम वन एम टू अपॉन में आर, जी माइनस में जी m1 m2 अपॉन में r। ठीक है, समझ गए। दो मास के बिना सिंगल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है। क्या बोला मैंने, दो मास के बिना, मान लीजिए वहां पे सिर्फ एक ही मास दिया है, तब वहां पे निकालेंगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर सिंगल मास दिया हुआ है तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी, दैट इज माइनस जी एम अपॉन में आर होता है। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। It is amount of work done. It is amount of work done by the external agent in a bringing each mass from infinite to present configuration. दोस्तों मान लीजिए एक मास है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और एक मास है दोस्तों, एक कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है आर डिस्टेंस पे, तब वहां पे लाना है, तब उसका पोटेंशियल जो होगा, चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, तो यो आएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जी एम एम माइनस में जी m1 m2 अपॉन में आर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल यू टोटल u1 u2 प्लस u2 u3 u प्लस u2। जैसे मान लीजिए ये है मास वन, ये है मास टू, ये है मास थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मान लीजिए, और इसको इन दोनों के बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए, और इन दोनों के बीच में भी लगेगा, सबके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यू टोटल हो जाएगा माइनस में जी m1 m2 अपॉन में r12 जिसका इसका डिस्टेंस है, फिर इसके बाद u23 का जी एम माइनस में जी m2 m3 अपॉन में r23 का जो डिस्टेंस है, माइनस में जी m1 m3 अपॉन में इसका जो डिस्टेंस था। ठीक है, समझ गए। आप बोलोगे यहाँ सर आप पॉजिटिव लिख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाए हो, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले में दोस्तों माइनस में है ना दोस्तों, तो इसलिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, इसलिए। ठीक है, हाँ अब एक चीज देखिए, वर्क डन बराबर आएगा माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल में आ रहा है माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाता है। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ, अर्थ की वजह से क्या होगा। मान लीजिए एक मास है, छोटा मास है, एक छोटू सा मास है m, और एक बड़ू सा मास है, बड़ा m, अर्थ का मास है। एक बड़ा सा मास है और एक छोटा सा मास है, वो अर्थ के कुछ हाइट पे जा रहा है, कुछ हाइट पे r डिस्टेंस पे जा रहा है, उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्या होगा, माइनस में जी एम एम अपॉन में आर, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्फीयर, तो जो अर्थ का डिस्टेंस है आर। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द हाइट, मतलब कुछ सरफेस से हाइट पे ले जा रहा है। मान लीजिए ये अर्थ का है, यहाँ से ये सरफेस पे था, फिर इसको मैं इसे जूम जूम कर जूम जूम कर जूम जूम कर कुछ हाइट पे ले जा रहे हैं। ठीक, कुछ एच हाइट पे ले जा रहे हैं, ये कुछ आर डिस्टेंस है। ठीक है, आर डिस्टेंस है, ये इसका मास है एम, इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, अब इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का दोस्तों सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है क्या, एम जी एच अपॉन में वन प्लस एच बाई आर। क्या बोला, एम जी एच, ये तो पढ़े हो गए एम जी एच, चेंज इन पोटेंशियल एम जी एच, लेकिन अपॉन में कर देना वन प्लस एच बाई आर, ये हर जगह वैलिड है दोस्तों। जब यहाँ पे r के बराबर h हो जाता है, r बराबर h हो जाता है, वहीं पे हम लोग का जो आता है एम जी एच बाई टू, एम जी एच बाई टू आता है। ठीक है, एक होता है एम जी एच, जब r की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाता है, r की वैल्यू जीरो हो जाता है तो एम जी एच आ जाता है। ठीक है, समझ गए, r की वैल्यू सेंटर पे, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए।
ठीक है, तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, इफ इन क्वेश्चंस आस्क अबाउट वेलोसिटी अप्लाई, अगर वेलोसिटी के बारे में पूछा है तब कैसे निकालोगे दोस्तों। वर्क डन ऑल द फोर्सेस ऑन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच अपॉन में 1 + h/r, और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वेलोसिटी का चर्चा कर रहा है, अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी दिया है और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिया है और वहां से आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, तब वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए ना कुछ नया टॉपिक पढ़ लिया जाए जिसका नाम है स्केप वेलोसिटी। दोस्तों क्या नाम है? स्केप वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केप वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? मिनिमम वेलोसिटी विथ विच बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट escape द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहा है इतना हैवी हैवी लैंग्वेज? इतना हैवी हैवी लैंग्वेज क्या बोल रहा है? कम से कम वेलोसिटी मतलब वह कम से कम वेलोसिटी कितना दें जिससे जो ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकें वो अर्थ की जो एटमॉस्फियर है उसको छोड़ के बाहर चला जाए, उसके छोड़ के बाहर की अर्थ के फील्ड पे चला जाए। वो कितना वेलोसिटी देना चाहिए? तो वो होती है स्केप वेलोसिटी दोस्तों। उसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है स्केप वेलोसिटी। ठीक है, कितनी तेजी से फेंकें कि वो, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, एक पत्थर को कितना तेजी से फेंकें वो अर्थ के एटमॉस्फियर से बाहर चला जाए, अर्थ के जो एटमॉस्फियर है उससे बाहर चला जाए। उस टर्म को जो बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। कितना तेजी से फेंकें, वो तेजी से जो होता है स्केप वेलोसिटी होता है। ठीक है, समझ गए? वो कैसे निकलेगा दोस्तों? वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। वहां पे हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, इस केस में आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब क्या होता है जब बाहर जाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, मान लीजिए सरफेस पे है, सरफेस पे है, मैंने गलत बोल दिया, मैंने सॉरी। अगर मान लीजिए ये गलत काटा है मैंने, ये जो होगा इनिशियल में जीरो होगा, ये फाइनल में रहेगा, ये फाइनल में तो रहेगा। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोस्तों ग्रेविटी की वैल्यू कम है, तो वहां पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जाके वहां पे वो स्टोन जो पत्थर फेंकोगे आपके, उस पत्थर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है, तब यहाँ पे आ जाएगा माइनस में जी एम एम अपॉन में आर बराबर हो जाएगा 1/2 1/2 हाफ, मतलब 1/2 एम वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वहां पे जो वी स्क्वायर होगा तो वहां पे इसके वेलोसिटी स्क्वायर कर देंगे। तब वहां से हमारी जो वी की वैल्यू, वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 2 GM अपॉन में आर आएगी। क्या आएगी? अंडर रूट में 2 GM अपॉन में आर आती है दोस्तों। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए जी के टर्म में देना है, जी के टर्म में देना है, तो वहां पे आएगा इसके वेलोसिटी बराबर अंडर रूट में जी इंटू आर, अंडर रूट में जी इंटू आर। ठीक है, अब ये जब इसका वैल्यू रखेंगे, जी और आर की वैल्यू रखेंगे, अर्थ का रेडियस वैल्यू रखेंगे, तो कुछ नियर अबाउट आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में दोस्तों 11.2 किलोमीटर जा चुकी रहनी चाहिए। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जा चली रहनी चाहिए, इतना तेज फेंकना है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के, रेडियस के। अगर मान लीजिए रो दिया हुआ है, ठीक है, वैसे भी अगर वहां पे रूट में आर आता है, इस केस में तो रूट में आर आएगा। ठीक है, अगर जी की वैल्यू दी है, लेकिन अगर मान लीजिए डेंसिटी के टर्म में दी है, मान लीजिए डेंसिटी सेम है, तब वहां पे क्या रहेंगे, इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट वाला आ गया दोस्तों, नोट आ गया। क्या नोट है? नोट कितने का है? 20,000 का नोट है दोस्तों।
20,000 का नोट है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों आप किस एंगल पे फेंक रहे हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मास पे, और ना ही मास पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस ये तो हमने डेंसिटी के जब टर्म में दिया रहेगा तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए। इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है तो वहां पे इसके वेलोसिटी रूट होगा आर के, ठीक है, समझ गए। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, इसके वेलोसिटी फ्रॉम द सम हाइट। मान लीजिए कुछ हाइट से जाके तब वहां पे इसके वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे इसके वेलोसिटी आएगी अंडर रूट में जीएम पॉन में आर। इसके वेलोसिटी क्या आएगी, अंडर रूट में जीएम पॉन, वैसे होती है रूट में 2 जीएम पॉन में आर, लेकिन कुछ हाइट पे जाके फेंकोगे तो दोस्तों अंडर रूट में जीएम पॉन में आर आएगी, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे घूमते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करने से पहले ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम करेंगे और फिर अपने पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। आइए, कितने का नोट है, ये आ गया 30,000 का नोट, 30,000 का नोट है। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड टू एस्केप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम सम हाइट अबव द अर्थ सरफेस। मान लीजिए दोस्तों अर्थ के सरफेस पे जाके कुछ हाइट पे हम वहां पे स्केप करा रहे हैं, तब क्या होगा, तो वहां पे इसके वेलोसिटी अंडर रूट 2 GM/r होगा। आर जो होगा, कितना डिस्टेंस पे जाके हम फेंक रहे हैं वो आर लेंगे, ठीक है, जो हाइट पे डिस्टेंस पे जाके फेंक रहे हैं, ठीक है। आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लेंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है, जिस डायरेक्शन में, क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रहा है, जिस मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज है। अगर मान लीजिए रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तब यदि हम, अगर जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रहा है, यदि हम ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में फेंकें, यदि अब वो ऑब्जेक्ट जो स्टोन है, पत्थर है, सेम डायरेक्शन में फेंकें, सो इट बिकम इक्वल इजियर टू स्केप वेलोसिटी, मतलब तब इट बिकम्स इजियर टू अटेन स्केप वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, अगर अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो वहां पे दोस्तों उस ऑब्जेक्ट को स्केप करना आसानी होगा ना। मान लीजिए पानी का धारा है, अगर पानी की धारा मतलब लहरों के साथ आप चल रहे हो, आपको तैरने में आसानी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। आप लेकिन अगर लहरों के विपरीत तैर रहे हो, तो अगर मान लीजिए लहरों के अपोजिट में तैर रहे हो, तो आपको तकलीफ होगी उस नदी को पार करने में, ठीक है, उस नहर को पार करने में आपको तकलीफ होगी, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। यही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, अगर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वहीं से फेंक दोगे तो उसी डायरेक्शन में सन से निकल जाएगी, आसानी से फेंका जाएगा, समझ गए, आई होप समझ गए होगे, ठीक है। ओके दोस्तों, सही हो गया गला। चलिए, मेरे पास दोस्तों विक्स की गोली है, मैंने अभी खाया भी था, लेकिन चलिए अब पढ़ा दें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, क्या है विक्स गोली, ठीक है। इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी का वैल्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लैनेट के लिए। क्या बोला दोस्तों, हर प्लैनेट के लिए अलग अलग इसके वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी, समझ गए, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके वेलोसिटी ऑफ मून दिया हो दोस्तों 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ स्केप करना आसान है, यहाँ से स्केप करना आसान है। इसीलिए दोस्तों नासा वाले अब धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, नासा, इसरो, जो अलग अलग एजेंसियां हैं दोस्तों, अब वो प्लान कर रही हैं अपना सेटअप कहाँ करने के लिए, मून पे दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों फ्यूल ज्यादा लगता है, जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है तो फ्यूल ज्यादा लगेगा लॉन्च, लेकिन वहां पे क्या होगा, उतने ही फ्यूल में हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है, और हम आराम से फेंकेंगे और लॉन्च कर देंगे, जल्दी से हम कोई भी फार डिस्टेंस पहुंच जा सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, इफ इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन,
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, आप अपना मान लीजिए अपने दिमाग में, अगर इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा नहीं, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है, ज्यादा हो जाए, मतलब इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ ज्यादा हो जाए किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, देन अर्थ बिहेव लाइक ब्लैक होल, तब किसकी तरह काम करेगा अर्थ, जैसे एक ब्लैक होल। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, को तेज से घुमाइए, क्या मेरा हाथ आपको दिख रहा है, क्या मेरा हाथ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सोचिए इसमें ही नहीं दिख रहा है, तो जब स्पीड की लाइफ मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना मीटर जा सकेगी, तो सोचो वो ऑब्जेक्ट क्या दिखेगी, एकदम एक काला सा धब्बा, एज अ लाइक अ ब्लैक होल दोस्तों। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी दोस्तों। इसके वेलोसिटी की तरह अब एक ऑर्बिटल वेलोसिटी आता है दोस्तों। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे अपना सैटेलाइट है दोस्तों, यहाँ पे अपना सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास है m। अब वहां पे अर्थ की जो ग्रेविटी ही उसे जो अंदर खींच रही है दोस्तों, वो है एफ, एफ अंदर की तरफ, और जो बाहर लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बराबर होगा सेंट्री ग्रेविटेशनल फील्ड के एम वी स्क्वायर ऑर्बिटल के स्क्वायर अपॉन आर, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तब यहाँ ऑर्बिटल की वेलोसिटी की वैल्यू आती है दोस्तों अंडर रूट में जीएम बाई आर, अंडर रूट में जीएम बाई आर, जबकि इसके वेलोसिटी की वैल्यू आती थी अंडर रूट में 2 GM बाई आर। ठीक है, समझ गए कि नहीं, इसकी वैल्यू रूट में जीएम बाई आर होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला पहले पॉइंट देखिए, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर जी की टर्म ले, रूट में जी आर, रूट में जी आर, अगर इसके वेलोसिटी लेते अंडर रूट में 2 GR होता है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, आई हो समझ गए हो गए। लेकिन 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 दोस्तों, अगर इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन पूछे, रूट इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स ज्यादा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। ठीक है दोस्तों, इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स ज्यादा होता है किसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। √2 की वैल्यू होती है 1.41 इन वेलोसिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे एक पॉइंट है अपना बहुत बढ़िया शानदार पॉइंट है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जो जो रिवोल्यूशन कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है दोस्तों, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड बराबर अंडर रूट आर बाई जी, आर बाई जी होता है कि नहीं। अब यहाँ पे जी अंडर रूट 2 पाई आर, इसको आर क्यूब पॉइंट में जीएम होगा, तो यहाँ से स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया रिलेशन है दोस्तों, बहुत ज्यादा बात पूछा गया दोस्तों। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए हो गए। अगर ऑर्बिटल के वेलोसिटी के टर्म में अगर टी बराबर हो तो 2 पाई आर अपॉन में इस ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, आर बराबर आर अगर ले रहे हैं तो अप्रोक्स में 84 मिनट आएगा। कितना आएगा, 84 मिनट दोस्तों। एक सैटेलाइट को पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा, 84 मिनट लगेगा, 1 घंटा 4 मिनट लगेगा दोस्तों। समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए दोस्तों। ठीक है, वहां पे जो हम 84 मिनट बता रहे हैं अर्थ का नहीं था, वो सैटेलाइट का था दोस्तों। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। वो है क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के जो टाइम पीरियड होता है उसके बराबर होती है दोस्तों। अर्थ जो एक चक्कर लगाता है 24 घंटा लगता है, 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो अर्थ पे उसके फिक्स कर दिया है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी रोटेट करता है। जैसे मून नहीं हो दोस्तों, मून अपनी जगह ऐसे फिक्स रहता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, वैसे इसका भी फिक्स कर दिए हैं। जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वैसे सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है, वैसे उसी उसी स्पीड से सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और यहाँ पे इसका वैल्यू होती है टी बराबर 24 आवर होती है, और एक होती है जो नॉर्मल सैटेलाइट होती है, ये जो 84 मिनट लेती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, अ सैटेलाइट हुज time period is 24 hour, it moves in the same sense as revolution of earth, मतलब जिस रिवोल्यूशन से अर्थ रोटेट कर रहा है उसी रिवोल्यूशन से
सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगा। एज सीन फ्रॉम अर्थ द सैटेलाइट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी। अगर हम अर्थ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो वो कैसे दिखेगी, रुकी हुई दिखाई देगी। सेम एज इट इज, जैसे दोस्तों आप एक गाड़ी से जा रहे हो और एक गाड़ी से जा रहे हो और दूसरी गाड़ी भी जा रही है और सेम दोनों की स्पीड जो है भाई भाई सेम है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है दोस्तों। मान लीजिए ये मेरा स्मार्ट पेन और एक ये मान लीजिए गाड़ी, इसमें हम बैठे हैं, इसमें मान लीजिए कोई और बैठे हैं। अब मैं उसे देख रहा हूँ, अब सोचिए ये आ रहा है सामने, ये सामने आ रहा है, ये सामने आ रहा है दोस्तों, सामने आ रहा है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो इसकी हम इसके रिस्पेक्ट में जीरो, वो हमारे रिस्पेक्ट में जीरो, दोनों ताका झाकी करेंगे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, दोनों को सेम सेंस में दिख रहा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है, बच्चों बच्चों को पता है, ठीक है। आइए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात कर लें। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, या होती है ऑर्बिटल का जब वैल्यू रखोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी की आती है अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर, ठीक है। जब इसके वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट में जब यहाँ से निकलेगा तो आ जाएगा एम जी एम अपॉन में, ये कैपिटल एम है दोस्तों, सॉरी कैपिटल एम इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर होता है। फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी हो जाती है कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो अब इनको प्लस करेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन में 2 आर हो जाएगी। तब दोस्तों यहाँ पे रिलेशन पूछा जाता है, क्या रिलेशन पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी बराबर होता है माइनस टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और और ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ आएगी, बहुत बढ़िया रिलेशन है, आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी बराबर है माइनस टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 के। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, आगे एक बढ़िया पॉइंट है, इफ वी हैव ट्रांसफर ऑफ वन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटल R1 टू अनदर ऑर्बिट्स देन वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों अगर हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को भेज रहे हैं, देखिए नासा वाले या इसरो वाले ऐसे करते रहते हैं। मान लीजिए एक ऑर्बिट आर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, अब नासा बोल रहा है कि हमको इसमें लॉन्च करना है, वो ज्यादा पावरफुल है भाई, अब इसरो वालों को हटाना पड़ेगा, तो वो कहेगा चलो ठीक है मैं दूसरे पॉइंट पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो वही काम करने के लिए, अब दूसरे पॉइंट सेट करने के लिए वो कितना काइनेटिक एनर्जी दे कि वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। आइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे दोस्तों, टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इनिशियल में निकालेगा तो -2m में 2 माइनस में 2m इंटू एम अपॉन में 2r1, r1 जो है पहला का ऑर्बिट का, और फाइनल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 2m m अपॉन में 2r2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ट्रांस कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। या अगर हम इसी को करें माइनस टाइम लगा दें, तो या इसी को हम करें तो टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल माइनस टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अगर माइनस साइन हटा दें तो टोटल एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल एनर्जी फाइनल आ जाता है। तब वहां पे काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ जी एम एम अपॉन में 1 माइनस आर, माइनस में 1 अपॉन में आर आ जाएगी दोस्तों। इस फॉर्मूले से आपकी सेकेंड जो ऑर्बिट में जाने का काइनेटिक एनर्जी जो लगेगा, वहां फॉर्मूला आ जाता है। यहां से दोस्तों आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ आएगा दोस्तों, ये देखिए टोटल एनर्जी का ग्राफ ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक कंडीशन समझते हैं वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट। अब जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है दोस्तों ISA, अब वहां पे क्या होता है, जब वहां पे जाते हैं सर्च करने साइंटिस्टों को, तो वहां पे जो रहता है, वहां पे जो उनको वेट लगता है, जैसे लगता है कि उनका वेट ही नहीं है, वो वहां पे तैरने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, समझ रहे हो। तो वो ऐसा क्यों होता है वहां पे कि उनका वेट जो है जीरो लगे। तो आइए कैसा होता है ये कंडीशन, आइए हम समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट में एक बंदा गया है, ये बंदा गया है, ये एक बंदा गया है, मान लीजिए राजा बाबू इसमें गए हुए हैं सैटेलाइट में सर्च करने, ठीक है। अब राजा बाबू जी को क्या लग रहा है, सैटेलाइट में सर्च कर रहे हैं राजा बाबू जी, अब उसमें जो है वहां पे गए तो वो तैरने लगे, ओ माय गॉड तैरने लगे,
ठीक है। अब उस केस में दोस्तों दो चीज काम कर रही है। राजा बाबू को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, धरती की तरफ, और जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है बाहर की तरफ, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों। इन दोनों को जब बराबर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जी एम एम आर स्क्वायर और इसका जी एम एम पर आर स्क्वायर जब करेंगे, ऑर्बिटल ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जब करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल आएगी दोस्तों जीरो आएगी। जो नॉर्मल वैल्यू आएगी, जो हमारी नॉर्मल आएगी वो क्या होगी, जीरो। अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कैसा कंडीशन हो जाएगा दोस्तों, वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, वेटलेसनेस कंडीशन। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। नहीं समझे होगे तो आइए हम एक बार और यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या करके दिखा देते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग को जी समझना है। ठीक है, कैसे बोला, यहाँ पे ये बराबर किया है तो यहाँ पे इसका वैल्यू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो होता ही है, समझ गए, बराबर कर दीजिए। यहाँ पे एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन में आर, जब इसको सॉल्व करेंगे जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर बराबर एम, ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर होता है कि नहीं होता है, आर होता है कि नहीं होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम अपॉन में स्क्वायर करेंगे तो आर इंटू मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर ले लेंगे, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कट जाएगी, ये एम ए एम कट जाएगा, और ये एम ये कम कट जाएगा, ये जी कट जाएगा। यहाँ पे वो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो जीरो की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, उसकी जो वेट हो जाएगी जीरो आ जाएगी। जब वेट जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इक्लिप्स की बात करते हैं। इक्लिप्स क्या होता है, ये मान लीजिए क्या, ये है आपका सन, क्या है, सन है। ठीक है, ओके, समझ गए। और ये है यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे एक मान लीजिए मेजर एक्सिस, क्या है, मेजर एक्सिस, सॉरी सन नहीं अर्थ है। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ से एक है मेजर सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ पे एक होगा सेमी मेजर एक्सिस, और एक होगा सेमी माइनर एक्सिस, एक होगा सेमी माइनर एक्सिस। ये पूरा माइनर एक्सिस है, इसका आधा हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ये पूरा क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, इसका क्या आधा होगा, सेमी मेजर एक्सिस होगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है ये आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। ये वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पे जीरो इस ई जो होता है जीरो से बड़ा होता है, वन से छोटा होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अगर ई की वैल्यू जीरो रख दें, ई की वैल्यू जीरो रख दें तो बी बराबर हो जाएगा रूट में ए, सॉरी बी बराबर हो जाएगा ए, बी बराबर क्या आ जाएगा, ए, बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे अपना गठन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम करेंगे दोस्तों, ताला को तोड़ेंगे, इसे जूम करेंगे। आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, कैपलर भाई साहब, कैपलर जो सर थे ये भी एक महान साइंटिस्ट थे दोस्तों। सोचिए वहां पे जब उस समय कुछ नहीं हुआ करता था तभी ये अपना थ्योरी बता चुके थे, अर्थ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करी था दोस्तों। केपलर का पहला लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ अ सन सिचुएटेड वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इक्लिप्स। क्या बोला, जो सभी प्लैनेट हैं दोस्तों वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम सोचते थे जो अर्थ है सन के सर्कल में घूम रहा है, नहीं, गलत बात है, इलिप्टिकल ऑर्बिट मूव कर रहा है, एक अंडे के जैसे अंडा होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, एक बड़ा एक्सिस एक छोटा एक्सिस, बड़ा एक्सिस छोटा एक्सिस। ठीक है, समझ गए। अब यहीं से दोस्तों मानसून भी डिसाइड होता है, यहीं से मानसून भी डिसाइड होता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए केपलर भाई साहब बोले क्या कि जो अर्थ है, जो सभी प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं,
ठीक है। अब इनका फॉर्मूला नहीं पढ़ना है दोस्तों, लेकिन ये R1 R2 का रिलेशन R1 R2 का रिलेशन जो पढ़ना है ये आता है 1 - E/1 + E, अगर क्लोजेस्ट है या फारदेस्ट है। ठीक है, क्लोजेस्ट है या फारदेस्ट। अगर मान लीजिए अगर क्लोजेस्ट है, ये सन है, ये क्या है, सन है। अगर मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे है, ये सन यहाँ पे, ये अर्थ यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तीन जगह का कंडीशन मैं ले रहा हूँ, तीन चार जगह। ठीक है, ठीक है। अगर पास में है तो पी डिग्री, पास में होगा तो पी डिग्री, अगर दूर में है तो अपोजिट, दूर में होगा तो अपोजिट। ठीक है, पास में होगा तो पी डिग्री या पेरिफेलिजियन, अगर दूर में होगा तो अपोजी, या इसे बोलते हैं एफिलीजियन, एफिलीजियन। ठीक है दोस्तों, ये है R2 डिस्टेंस, ये है R1 डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, जब अर्थ जो है सन के बहुत करीब होता है, ये कब होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा मिड में, और या जून से, अप्रैल से जून के बीच में या जुलाई के बीच में तक होता है दोस्तों। ये इस कंडीशन में अप्रैल से जुलाई तक होता है, और यहीं पे जो होता है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी। जब अर्थ सूर्य के बहुत करीब होगा तो गर्मी पड़ेगी ना दोस्तों, पास में है तो हीट ज्यादा आएगी, तो गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी पहले लोग बचते कैसे थे दोस्तों, पेड़ पौधे लगा। तो आजकल हम लोग रील्स देखते हैं, नौटंकी देखते हैं, जो हिप हॉप डांस करते हैं वो सब देखते हैं, तो हम पेड़ लोग लगा नहीं रहे, तो इसलिए ज्यादा गर्मी पड़ती है। और खासकर पंखा और एसी और वे सब चला रहे हैं, तो ज्यादा ही वो सब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आने वाले में ऐसा हो सकता है कि हम मनुष्य की भी प्रजाति खत्म हो जाए दोस्तों, लेकिन ऐसा ना हो तो हम लोग को पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। ठीक है, खासकर उस दिन जिस दिन आपका खास बर्थडे हो, बर्थडे के दिन आप अपना एक पेड़ लगाइए, हर साल एक पेड़ लगाइए, उसे देखभाल करिए। तो एक साल में एक पेड़ लगाएंगे तो सोचिए जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कितना पेड़ लगेगा। चलिए, ये तो बात हुई दिल की। अब आप यहाँ पे बात करें, अगर पास में है, मान लीजिए ये क्या है, सन है, ये क्या है, सन है, और मैं इसके पास में है, मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, पास में। अब पास में है तो दोस्तों अर्थ जो है गर्म होगा, अर्थ गर्म होगा तो गर्मी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अर्थ खूब दूर आ गया है, जिसे एपोजी बोलते हैं, यहाँ पे पहुंच गया है। तब इस यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ऑफ नवंबर से लेके, या ले सकते हैं नवंबर से लेके फेब तक, नवंबर से लेके फेब तक मान लीजिए, नवंबर से लेके फेब तक क्या पड़ता है, ठंडी। क्या पड़ता है, ठंडी। यहाँ पे अब लगता है ठंडी। अब दूर चला गया दोस्तों, अब वहां पे टेम्परेचर धीरे धीरे, अब वहां की जो सन की रोशनी होगी थोड़ा क्लियर वे में नहीं आएगी। मान लीजिए मेरा अर्थ दूर है, मान लीजिए मेरा हाथ दूर है और सन यहाँ पे है, मान लीजिए ये मेरा सन है, ये क्या है, सन है, और अर्थ ये मान लीजिए अर्थ दूर हो। अब यहाँ पे दोस्तों सन की जो एनर्जी है, जो हीट है वहां पे नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। ये केपलर भाई साहब का हाइपोथेसिस था, उन्होंने सही बताया था। ठीक है, समझ गए। बाकी ये सब फॉर्मूले वॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सब आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं दोस्तों। जब आप आगे जाओगे तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने जाओगे, इंजीनियर, जब इंजीनियर बनने जाओगे तो आपको जरूर ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप वहां पे काम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरिया। प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। दोस्तों केपलर साहब बोले कि जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व नहीं करते एक ही स्पीड से, मतलब जो हमारा अर्थ है दोस्तों, जो हमारा अर्थ है सन के जब करीब रहेगा ना तो तेजी से रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, तेजी से, दब झक 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 झक। लेकिन जब दूर जाएगा तो वो आराम आराम से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये वेरी करता है, वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करता है। ये केपलर साहब बोलते हैं प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट मूव्स क्लोजर टू द सन। जब वो पास में रहेगा तो फास्ट मूव करेगा, और स्लोअर जब वो, और स्लोअर मूव करेगा जब दूर रहेगा। ठीक है, ये देखिए डिग्री, ये मान लीजिए सन है, यहाँ पे अर्थ है, एक यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, कई पॉइंट बनाया, 1 2 3 पॉइंट। तो बताइए किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, 1 पे ज्यादा, 2 पे ज्यादा, 3 पे, 1 से सबसे ज्यादा, फिर 2 पे, फिर 3 पे। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, जहां पे वेलोसिटी वहां काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1 2 3। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी 1 पे ज्यादा होगी, 2 पे, फिर 3 पे। पोटेंशियल एनर्जी आई थिंक यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आई थिंक गलत लिख दिया है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 3 का ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी 2, फिर पोटेंशियल एनर्जी 1 का। ठीक है, क्योंकि दूर जा रहा है ना दोस्तों, दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हो गया। चलिए
अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। एरिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ पे एरिया A1 है, T1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, T2 है, यहाँ पे एरिया T3, तो A1 T1, A1 अपॉन में T1, A2 अपॉन में T2, A3 अपॉन में T3 होगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डी अपॉन में dt क्या होता है? कांस्टेंट होगा। ये केपलर भाई साहब बता के चले गए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ पीरियड की बात करते हैं। लॉ ऑफ पीरियड होता है केपलर्स थर्ड लॉ होता है। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रिवोल्यूशन प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यही तो बताया था, टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। यही तो बताया था ना दोस्तों। ये है केपलर्स थर्ड लॉ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सन एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है दोस्तों। एल इक्वल टू आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, एल कांस्टेंट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर एल क्या हो जाए? कांस्टेंट है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में। ठीक है दोस्तों, एरिया एरिया वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल अपॉन में 2m बराबर होता है A1 अपॉन T1, A2 अपॉन में T3, A2 अपॉन में T2, A3 अपॉन में T3। ठीक है, या एल अपॉन में 2m बराबर होता है DA बाई dt कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट द पिगरी एंड अपोजी पे क्या होता है? यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है और सेकंड वेलोसिटी कम होती है। पास रहेगा तो ज्यादा, दूर रहेगा तो कम वेलोसिटी होगी। ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक नेक्स्ट पेज की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इसे जूम करते हैं। पहले जूम कर लीजिए। आइए, अगर क्वेश्चन में मास डेंसिटी के टर्म में दिया होगा तो वहां पे इसके जो इसके वेलोसिटी होगा रूट में आर स्क्वायर, या इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने अलग से लिखा है, आप गलत कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक आ गए हो तो बहुत मेहनत करके आ गए हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आ गए हो। तो अब हम आपको उस मेहनत का एक बड़ा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ, बड़ा सा तोहफा देना चाहता हूँ। बड़ा तोहफा क्या है दोस्तों? ये बड़ा सा तोहफा डेली देता हूँ आपको, लेकिन आप लेते नहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों यहाँ तक पढ़ने के लिए। और एक आपको बहुत बढ़िया सा स्माइल भी दे देता हूँ, जिससे आप लोग खुश रहो, आप लोग की जीवन खुश रहे और जीवन साथी भी खुश रहे। ठीक है, राजा बाबुली स्माइल। आप लोग यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। अब भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। ठीक है, नमस्कार।